तो हम पार्ट 2 पे पहुंच गए हैं, यूनिट 2 के क्लास 9th की बुक बी हाइव इंग्लिश सब्जेक्ट। उसमें द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। पहले में हमने एवलिन की कहानी पढ़ी थी कि एवलिन कैसे सुन नहीं सकती थी, उसके बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिशियंस में से एक बन गई, सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन की वजह से। अब हम स्टोरी सुनेंगे बिस्मिल्लाह खान की। अब इंडिया में पहुंच गए हैं हम वापस इंडिया में। ये है मिस्टर बिस्मिल्लाह खान। और आपको जान के एक और चीज़ बहुत अजीब लगेगी कि शहनाई बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है। शहनाई बहुत ज़्यादा पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है। शहनाई अभी कुछ ही विद इन 100 ईयर्स की ये पैदाइश है। उससे पहले दूसरा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, उसके बारे में देखेंगे। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। तो आप शहनाई के बारे में सोचते ही दिमाग में क्या आता है? शादी में बज रहा है या मंदिर में बज रहा है या कोई कोई खुशी के मौके पे ही शहनाई बजाई जाती है। तो शहनाई ऐसे ही मौक़ों पे हमें याद आता है। शहनाई का सोचेंगे तो ये नहीं रहेगा कि शहनाई कोई चलते फिरते ऐसे बजाता चल रहा है। ठीक है, शहनाई बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छे संयोग पे बजाई जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और शहनाई का नाम लेते ही बिस्मिल्लाह खान का नाम याद आएगा। बहुत ज़्यादा लोग शहनाई बजाने वाले, अच्छे बजाने वाले हुए नहीं हैं अभी। बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं, दुनिया में बहुत फेमस हैं। द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आपके दिमाग में यही तस्वीर निकलेगी, ये बुजुर्ग बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजाते हुए। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है, शहनाई के बारे में क्या लिखा है और बिस्मिल्लाह खान के बारे में क्या लिखा है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो पुंगी होती है ना, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मुंह में जाके पों करके आवाज़ आती है। पहले पता नहीं आप लोगों ने बजाया या नहीं, छोटे बच्चे थे तो पत्तों को गोल करके उसमें से भी आवाज़ निकालते थे। वैसा ही एक छोटा सा हाथ, एक हाथ के बराबर का, आपके पंजे के बराबर का इंस्ट्रूमेंट होता था पुंगी। तो औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया था क्योंकि बहुत ही कर्कश आवाज़ थी उसकी। उसका नाम पुंगी था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर नीडेड नॉइज मेकर्स। तो जैसे ही कोई चीज़ बैन होती है तो वैसा ही काम करने वाले लोगों को पुंगी कहा जाता है। जो जनरली, जो साधारणतः जो लोग श्रिल आवाज़ निकालते थे, जो कर्कश आवाज़ निकालती थी जो भी चीज़ें, उनको पुंगी कहा जाने लगा। ठीक है, ये बोलचाल की भाषा में आ गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा उस समय कि चलो आज तो औरंगजेब बंद कर रहा है, आगे चल के फिर कभी पुंगी बाहर निकलेगी, फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आएगी। लेकिन वो थी बड़ी कर्कश। ठीक है, अ बाबर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो एक हजाम, बार्बर, जो बाल बनाता है ना, नाई, एक नाई जो कि म्यूजिशियंस के घर में संगीत, जो लोग संगीतज्ञ थे उनके घर का नाई था वो। पहले लोग घर के अपने नाई रखते थे, अपने ब्राह्मण रखते थे, अपने काम के लिए अलग अलग लोग रखते थे, तो वो उनके घर में काम करता था। तो जिसको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सेस था, उन तक पहुंच सकता था क्योंकि वो रॉयल लोग थे। रॉयल मतलब शाही लोग थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। सोचो, उस नाई ने डिसीजन लिया, उसने ये निश्चय किया कि उसका टोन जो है, बहुत श्रिल थी ना, कर्कश आवाज़, तो उस कर्कश आवाज़ पे काम करेगा और उसको बढ़िया बनाएगा। ये किसने डिसीजन लिया? उस नाई ने। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन दी पुंगी। तो उसने एक पाइप नुमा, एक हॉलो पाइप लिया जो कि नेचुरली हॉलो स्टेम था, किसी पेड़ का तना था। ठीक है, जो कि लंबा था। पुंगी छोटी होती है ना, मैंने बताया ना, एक पंजे के बराबर होती है, लेकिन ये जो तना उसने हॉलो लिया वो लंबा था और चौड़ा भी था। देन दी पुंगी, पुंगी से लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसमें 7 छेद किए उस तने में, जो कि अंदर से हॉलो था, खोखला था। हॉलो का मतलब खोखला। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। तो वो क्या करता था, जब उन पे फूंक मारता था, कुछ
कुछ उनके जो छेद थे, जो 7 होल किए थे ना उसने, उनको कभी बंद करता, किसी को खोलता बंद करता, तो वो बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही सुरीली आवाज़ निकाल रहे थे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो उसने वो यंत्र, जो उसको एक यंत्र जैसा बना दिया ना, उसने पुंगी को डेवलप कर दिया। पुंगी छोटी थी, उसने बड़ा कर दिया, उसमें छेद और कर दिए। तो उसने रॉयल्टी के सामने उसको बजाया। रॉयल्टी मतलब शाही लोगों के सामने, जो लोग शाही परिवार में पैदा होते हैं उन्हें रॉयल्टी कहा जाता है। और सभी इम्प्रेस हो गए, सभी उनसे प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से तो बहुत अलग था, अब इसको पुंगी तो कह नहीं सकते थे। अब पुंगी तो वैसे ही बैन हो गई थी ना, पुंगी नाम से ही उस चीज़ को कहा जाने लगा था जो कर्कश आवाज़ निकालती है। लेकिन ये तो मधुर ध्वनि निकाल रही थी, तो अब इसको पुंगी तो नहीं कह सकते थे, इसको दूसरा नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई। तो वो शाह के दरबार में बजा था, और रॉयल में शाह थे, वो शाह रॉयल लोगों को कहते हैं, ठीक है। शाह के दरबार में बजा था और नाई ने उसको बजाया था, तो उसका नाम क्या हो गया? शहनाई। देखा, नाम रखने का ही ये तरीका होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो बनी हुई है, ये पुंगी होती है, ये बीन जैसी लगती है, लग रही है ना, ये पुंगी होती है। और ये शहनाई है, लंबी है, इसमें छेद ज़्यादा है, मधुर ध्वनि निकालती है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। इसको बहुत ही शुभ माना जाने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, इसको शुभ माना जाने लगा, इतनी अच्छी आवाज़ थी। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी कारण से, तब से, औरंगजेब के ज़माने से आज तक ये मंदिरों में और नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की शादियों में बजाया जाता है। उसमें उसके बिना काम नहीं चलता। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। लेकिन पुराने ज़माने में, औरंगजेब के ज़माने में, ये 9 वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता था। इसके साथ 8 और होते थे। ensemble मतलब जोड़, गठजोड़, यानी 8 और ये और शहनाई मिला के 9 वाद्य यंत्रों का गठजोड़ होता था, तो ensemble बनता था। उसको ensemble नहीं पढ़ते हैं, ensemble, ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ensemble होता है। ये रहा, यहाँ लिखा है ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। और रॉयल, शाही दरबारों में ही बजाया जाता था ये। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और उसके बाद अभी तक सिर्फ मंदिरों में और शादियों में इस्तेमाल होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको मंदिरों से, शादियों से या शाही दरबारों से निकाल कर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के दौर में ले जाने का, इसका जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। कैसे जाता है ये देखते हैं। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान बिहार के रहने वाले थे, डुमरांव जिले में। तो वहाँ पे वो एक लेक, पॉन्ड के किनारे, एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा अपना खेला करते जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता at the end of which he would earn a big लड्डू weighing 1.25 kg। 1.25 किलो का लड्डू उनको इनाम में मिलता था। वो वहीं चैता गाने जाते थे। चैता गाया जाता है बिहार में, जो लोग जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, मंदिरों में चैता गाया जाता है। तो वो जब वो वहीं पास के मंदिर में गाने जाते थे चैता, भोजपुरी चैता होता है, भोजपुरी में गाया जाता है। विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाई लोकल महाराजा। वहाँ के महाराजा जो लोकल थे, जो अच्छा गाता था, उसको 1.25 किलो का लड्डू इनाम में देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो। और ये बात 80 साल पुरानी है, हमारी आज़ादी से पहले की बात है ये। And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और वो बच्चा जो कि तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलने के बाद जाके चैता गा के 1.25 किलो का लड्डू इनाम में पाता था, उसको भारत रत्न मिल चुका है आज। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar।
तो बिस्मिल्लाह बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञों के परिवार से थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई वादक थे। कहाँ पे? भोजपुर के राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो सिर्फ दादा ही नहीं, उनके पिताजी और उनके पापा की साइड के, पैटर्नल मतलब पापा की साइड के, पैटर्नल पैतृक, ठीक है, याद रखिएगा। पैटर्नल का मतलब पैतृक, और पैतृक खानदान से उनके और भी लोग बहुत ही बड़े बड़े शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उन्होंने बचपन में बहुत जल्दी, छोटी उम्र में ही म्यूजिक के प्रति उनका रुझान हो गया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। तो उनकी मम्मी का घर जो था, उनका ननिहाल जो था, वो बनारस में था। जब वो बनारस ले गई उनको, बिस्मिल्लाह खान को, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस दी शहनाई। तो वो अपने मामा, नानी के घर कौन मिलेगा? मामा लोग ही मिलेंगे। अंकल्स यहाँ पे मामा के लिए, अंकल चाचा भी होता है, मामा भी होता है, इंग्लिश ऐसी ही भाषा है भाई। तो अपने मामाओं को शहनाई बजाते हुए देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। ही वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, ठीक है। अली बख्श टू द, नहीं आगे देखते हैं। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस दी शहनाई, सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले दी शहनाई। तो उनके एक मामा थे अली बख्श, तो अली बख्श वहीं पास के एक विष्णु भगवान के मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे, जहाँ की उनकी नौकरी थी शहनाई बजाने की। बताया ना, मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता था। तो उनके मामा को की नौकरी थी विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने की। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और अली बख्श घंटों शहनाई बजाता रहता था और बिस्मिल्लाह खां बगल में एकदम मंत्रमुग्ध सा। कैप्टिवेटेड मतलब मंत्रमुग्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैप्टिवेटेड का मतलब मंत्रमुग्ध सा वहां बैठा रहता था। ये देखिए, ये रहा कैप्टिवेटेड, राइट। ही वुड सिट देयर कैप्टिवेटेड फॉर, घंटों मंत्रमुग्ध बैठा रहता था जब उसका मामा बजाता रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे उसको पाठ भी, सबक भी देने लगे अली बख्श। किसमें? शहनाई में। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे वो। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude। जहाँ पे वो अकेले प्रैक्टिस करते थे ये बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में, गंगा के घाट पे, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, वो अकेले। अप्रेंटिस मतलब जो सीखता है उसको अप्रेंटिस कहते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। एज ए स्टूडेंट वो घंटों इन सॉलिट्यूड अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो जो गंगा का कलकल बहता पानी है, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, गंगा में बहुत प्रेरणा की शक्ति होती है। तो गंगा का जो बहता हुआ पानी है वो उनको प्रेरणा देता था कि नए नए रागों का इन्वेंशन करें, कि खोज करें, जो कि जिनको कि असंभव माना जाता था कि शहनाई से तो ये राग निकल ही नहीं सकता। तो उन्होंने प्रेरणा ली गंगा के पानी से और नए नए राग इन्वेंट किए, नए नए राग ढूंढे जो शहनाई कोई मानता ही नहीं था कि बजा सकते हैं। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। 14 साल की उम्र में क्या होगी? 1916 में पैदा हुए थे, यानी 1930 में, ठीक है। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो फयाज खान भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, जब बिस्मिल्लाह खान की बारी ख़त्म हुई, उन्होंने जब बजाया उसके बाद आए और उनकी पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो, तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे।
With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's big break. तो 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुला. उस समय बिस्मिल्लाह खान को मौका मिला, सबसे बड़ा मौका. केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक. बिग ब्रेक का मतलब सबसे बड़ा मौका. He soon became an often heard शहनाई player on radio. वो जल्दी ही शहनाई वादक सुने जाने लगे. शहनाई वादक के तौर पे सारे हिंदुस्तान में, आप रेडियो पे आ जाएंगे तो उस समय रेडियो ही था, टीवी तो था नहीं. 1938 में 1938 तो सारे हिंदुस्तान में सुने जाने लगे. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उस समय बिस्मिल्लाह खान पहले हिंदुस्तानी बने जिनकी आवाज़ शहनाई से लोगों तक पहुंची. सोचिए कितनी बड़ी बात है ये. He poured his heart out into Rag Kafi and from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उसी दिन ना जवाहरलाल नेहरू की स्पीच आप लोग ज़रूर सुनिएगा या पढ़िएगा, जिस उन्होंने स्पीच दी थी. चलिए खैर, स्पीच की बात बाद में करेंगे. तो उन्होंने राग काफ़ी बजाया 15 अगस्त 1947 को. बहुत मतलब ये हिस्टोरिकल चीज़ है. सोचिए देश आज़ाद हो रहा है और कोई आदमी, उसकी आवाज़ सारा देश सुन रहा है, और प्रधानमंत्री का वो फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. उन्होंने कई यादगार अपने परफॉर्मेंसेज दिए हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो पहला ट्रिप उनका जो विदेश को था वो अफगानिस्तान को था. तो वहाँ के जो किंग थे, राजा, उस समय वहाँ राजा होते थे, वो जहीर शाह थे. वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, इतने आकर्षित हो गए थे बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से कि उन्होंने कई सारे पर्शियन कारपेट और कई सारी महंगे सोविनियर्स मतलब महंगी चीज़ें याद संभाल के रखने के लिए सोविनियर्स दिए जाते हैं, कई सारे दिए. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. तो और किंग ऑफ अफगानिस्तान इकलौते नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से आकर्षित हुए थे या मंत्रमुग्ध हुए थे. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. तो विजय भट्ट एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, फिल्में बनाते थे. वो इतने आकर्षित हुए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से सुन के एक कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई. इतने आकर्षित हो गए थे वो. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस. दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और फिल्म तो हिट रही ही, और बिस्मिल्लाह खां की भी कॉम्पोजिशन, बिस्मिल्लाह खां ने भी उसमें एक कॉम्पोजिशन यानी अपना संगीत दिया था. जो गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी सारे देश में चार्ट बस्टर मतलब बहुत हिट हुआ. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड to two Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas's Kannada venture सनाधि अपना. तो सक्सेस तो उनको फिल्म इंडस्ट्री में मिल गई थी पहली से ही, गूंज उठी शहनाई से ही, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के लाइन में ज़्यादा चले नहीं. उन्होंने दो ही, एक कन्नड़ा फिल्म में किया और एक हिंदी फिल्म में वो गूंज उठी शहनाई, बस यही दो में काम किया. आई जस्ट कांट कम to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis. तो वो बहुत जोर दे के कहते थे, मैं ये फिल्म वर्ल्ड के ग्लैमर से, ग्लैमर मतलब चकाचौंध, मैं ये फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के साथ नहीं, मुझे समझ नहीं आता है. उनका ये कहना था कि आई कैनॉट कम टू टर्म्स, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता, उनके साथ चल नहीं सकता. कम टू टर्म्स मतलब जो वहाँ की शर्तें हैं फिल्म वर्ल्ड की, फिल्मी दुनिया की, वो शर्तों के साथ मैं रह नहीं सकता फिल्मी दुनिया में, ये उनका कहना था. अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट. तो बहुत सारे अवार्ड मिलने लगे उनको और बहुत जल्दी मिलने लगे. थिक एंड फास्ट ये एक फ्रेज है, याद रखिएगा. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall
इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल है, बहुत बड़ा है, बड़े बड़े स्पीचेस वहाँ हुए हैं, बहुत पुराने महान लोगों ने वहाँ स्पीचेस दिए हैं, महान फंक्शंस ऑर्केस्ट्राज वहाँ पे प्ले होते हैं, वहाँ उनको बुलाया गया बजाने के लिए। He also took part He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes आर्ट फेस्टिवल एंड इन दी ओसाका ट्रेड फेयर। कांस फिल्म फेस्टिवल का तो आपने नाम सुना होगा, वो वहाँ भी बजा चुके हैं उस समय। कितनी पुरानी बात है, ये मॉन्ट्रियल में बजाया उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेम उनको मिल गया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो तेहरान में, सोचिए हम इंडिया में रहते हैं, तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम से बनाया गया, बिस्मिल्लाह खान के नाम से। इतने फेमस हो चुके थे वो। उसका नाम था ताहर मजीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम था। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण व कॉन्फर्ड ऑन हिम। तो उनको ये तीनों इनाम, चारों इनाम मिले इंडिया में, हिंदुस्तान में ये भी ये इनाम उनको मिल चुके हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। तो 2001 में उन्हें भारत रत्न, वो हाईएस्ट किसी भी देश के नागरिक को, सामान्य नागरिक को मिलने वाला वो सबसे बड़ा इनाम है, वो उनको 2001 में भारत रत्न मिला। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स richest tradition, even the west is now coming to learn our music। तो उन्होंने जैसे ही उनको मिला ये अवार्ड भारत रत्न, तो उन्होंने क्या बात कही, सबसे उनकी आंखें चमक रही थी खुशी से। भाई किसी का भी चमकेगा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मिल रहा है। तो उन्होंने एक ही बात सबसे कही कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि यही भारत की संस्कृति का हिस्सा है और अब पश्चिमी देश भी इसको मान रहे हैं, ये उनका कहना था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। तो सारी दुनिया घूमने के बाद भी डुमरांव और बनारस, ये इन दो जगहों को वो बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनको बाहर जाना, बहुत ज़्यादा बाहर रहना, सेटल होना, ये सब पसंद है नहीं, और ये उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there। तो उनका एक छात्र था जिसने कहा कि यूएसए आइए और एक स्कूल चलाइए, एक स्कूल खोलिए, एक संस्था खोलनी चाहिए, और बोला कि आप इसके हेड बनिए। और वो कह रहा था कि मैं बनारस जैसी ही उस जगह को बना दूंगा, उतने टेम्पल्स बना दूंगा। लेकिन देखो भाई खान साहब क्या कहते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने कहा कि तुम मंदिर तो बना दोगे भाई, लेकिन क्या गंगा भी लेके चलोगे वहाँ पे? मुझे तो गंगा भी चाहिए। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। बोले कि यही वो कारण है, गंगा ही वो कारण है कि जब भी मैं विदेशों में यात्रा करता हूँ तो यर्निंग मतलब इच्छा, मेरी प्रबल इच्छा, यर्न मतलब प्रबल इच्छा रखना, तो मेरी प्रबल इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान में जाऊं। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और सिर्फ बाहर ही नहीं, वो जब मुंबई में भी रहते हैं तो भी गंगा की, बनारस के गंगा का ही ख्याल उनके मन में रहता है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमरांव का मट्ठा जानते होंगे आप सब लोग, दही से मथ के बनाया जाता है, तो मट्ठा की याद आती है। ठीक है, ये देखिए ऐसे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उनके जैसा डिवोट मुस्लिम, मतलब सच्चा मुसलमान होते हुए भी अपने धर्म के प्रति उनमें बहुत आस्था थी, वो होने के साथ साथ, होते हुए नहीं, उसके साथ साथ
वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज सुबह जाके शहनाई बजाते थे, क्योंकि उनकी प्रबल इच्छा थी, उनका प्रेम इतना था अपने काम से, गंगा से, मंदिरों से। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। तो 2006 में 21 अगस्त को वो मर गए, काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे। He was given a state funeral and the government of India declared 1 day of national mourning, और स्टेट हॉलीडे उस दिन घोषित किया गया। ठीक है, स्टेट फ्यूनरल उनको दिया गया, सारे साजो सामान गाजे बाजे के साथ उनका फ्यूनरल हुआ, और एक दिन की का शोक रखा गया पूरे हिंदुस्तान में। इतने बड़े आदमी थे वो। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर सब करते हैं हम। टिक द राइट आंसर। द शहनाई कॉमा पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर। तो शहनाई या पुंगी कौन सा नॉइज मेकर था? पुंगी। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान अ बाबा अली बख्श ट्रांसफॉर्म्ड दी पुंगी इनटू शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान ने किया या एक बारबर ने किया? बारबर ने किया, ये हो जाएगा सही। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स व क्या थे? म्यूजिशियंस थे ना। तो आप देख लेंगे यहाँ पे म्यूजिशियंस पे लगा देंगे। ये तो बिना पढ़े भी, जिसने ये पढ़ लिया है वो उसको ऑप्शंस क्यों देखने हैं। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श पैगंबर बख्श। उस्ताद फयाज खान, उन्होंने अली बख्श से सीखा, उनके मामा थे ना अली बख्श, अली बख्श से सीखा। अली बख्श के साथ ही मंदिर में जाके विष्णु टेम्पल में रोज बजाते थे ना, वो अली बख्श बजाते थे और वो सुनते रहते थे कैप्टिवेटेड से। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई, ये हो गया। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। जहीर शाह था ना वहाँ पे, पहला ट्रिप अफगानिस्तान का था, तो इस पे टिक लगा दीजिएगा। अब देखते हैं, फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट which show उस्ताद बिस्मिल्लाह खान feelings about the items listed below, then mark a tick in the correct column। तो ये देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको टिक लगाना है कि ये कौन सा उनके, किसके लिए वो पॉजिटिव उनकी सोच थी, किसके लिए नेगेटिव थी और किसके लिए न्यूट्रल थे। तो आइए देखते हैं। टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, तो इसके लिए तो बिल्कुल पॉजिटिव थे भाई साहब। फिर है द फिल्म वर्ड, फिल्म वर्ड के लिए नेगेटिव थे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। और क्या है? माइग्रेटिंग टू द यूएसए, ये भी नेगेटिव। प्लेइंग एट टेम्पल्स, न्यूट्रल। इसके लिए तो बिल्कुल, उनको शहनाई से प्यार था ना, कहीं भी बाजा बजा, टेम्पल्स में बिल्कुल बजाना पसंद करते थे वो, न्यूट्रल हो गया। गेटिंग दी भारत रत्न, बिल्कुल पॉजिटिव है, उनकी आंखें चमक रही थीं। द बैंक्स ऑफ गंगा, पॉजिटिव। लीविंग बनारस एंड डुमराव, ये क्या था? बनारस और डुमराव छोड़ना चाहते थे? बिल्कुल नहीं जी, ये नेगेटिव। ये बहुत आराम से हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? ये 30-40 वर्ड्स में ही आपको करना है। तो औरंगजेब, ये हमने शुरू में ही कहानी में सुन लिया था कि औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड एन अनप्लेजेंट एंड श्रिल वॉइस। ऑलराइट, अब देखते हैं, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? तो ये भी हमें पता है, शहनाई इज अ लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट with 7 holes, it has a pleasant voice. This is how Shehnai is different from Pungi. Third question है, where was the Shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? तो Shehnai was played traditionally, Shehnai was played in weddings and temples. Bismillah Khan brought Shehnai to the classical stage. इसी तरह बदला था ना उन्होंने, पहले सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही बजाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने उसको बहुत पॉपुलर कर दिया, उसको ट्रेडिशनल स्टेज पे, क्लासिकल स्टेज पे ले आए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? तो ऑल इंडिया रेडियो में मिला था 1938 में, इसको लिख दीजिएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले दिस शहनाई on 15th
15 अगस्त 1947। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? तो हिस्टोरिक क्यों है ये तो आपको पता ही है। इट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे एंड ही प्लेड इन फ्रंट ऑफ द होल country, right? Especially in front of our first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru. ठीक है। और 15 अगस्त को उन्होंने कहाँ बजाया था? रेड फोर्ट पे। 15 अगस्त को फर्स्ट हमारा जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था वो रेड फोर्ट पे हुआ था, तो उन्होंने रेड फोर्ट पे बजाया था। ये भी लिख दीजिएगा आप फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 6 है, वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट इज शहनाई स्कूल इन दी यूएसए? ये तो काफ़ी इजी है। उन्होंने क्यों क्यों मना कर दिया था कि वहाँ पे नहीं खोलेंगे वो स्कूल? बिकॉज ही लव्ड इंडिया वेरी मच, ही डिड नॉट वांट टू सेटल अब्रॉड एंड लीव इंडिया। ये इसका आंसर हो जाएगा। 7th, find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Benaras। तो बेनारस लिखा है BENARAS, ये पुराना स्टाइल है वाराणसी लिखने का, राइट? तो इंडिया से वो कैसे प्यार करते थे उन्होंने? बिकॉज ही डिनाइड टू ओपन अ स्कूल इन यूएसए। ये तो दिस शोज दैट ही लव्स इंडिया वेरी मच। और बनारस के लिए व्हेन ही वाज इन मुंबई ही ऑलवेज remembered the Ganga very fondly. This shows how much he loved Benaras. All right. Thinking about language. Look at these sentences. पहला सेंटेंस है, एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, राइट? सेकेंड है, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ये है ना, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब देखते हैं इसमें करने को क्या दिया है। द इटैलिसाइज्ड पार्ट्स आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू एंड व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू? तो जो इसमें इटैलिसाइज्ड है, इटैलिसाइज्ड का मतलब होता है जो टेढ़े से लिखे हुए वर्ड्स हैं, वो इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो वो आंसर वाला पार्ट होता है जो इटैलिसाइज्ड किया हुआ है उसमें। तो आपको किसी भी सेंटेंस में से पहचानना होगा कि कौन सा पार्ट आंसर दे रहा है उस क्वेश्चन का। आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगिनिंग विद अ टू वर्ब। जैसे शुरू में लिखा है ना, टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ऊपर के जो सेंटेंसेज हैं वो टू जहां से शुरू हुआ है ना, वहां से आंसर शुरू होते हैं। तो आपको ये वाले आंसर भी टू से लिखने हैं। द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स। क्या होप कर सकती है? व्हाट डज इट होप टू डू? इट होप्स टू विन। तो यहां लिख देंगे टू विन, WIN, ये O है, ठीक है। तो ऐसे टू टू विन, तो टू का बहुत इंपॉर्टेंस है सारे सेंटेंस में, क्योंकि टू से ही वो बताता है कि वो करना क्या चाहता है। आगे देखते हैं, वी ऑल वॉन्ट, वॉट डू वी ऑल वॉन्ट टू डू? वी ऑल वॉन्ट टू सक्सीड, SUCCEED, ठीक है। दी एडवाइस, ये हो गया हमारा, वी ऑल वॉन्ट टू सक्सीड। दी दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर, डैश है वहां पे, और क्या एडवाइस किया है ये पूछा होगा। व्हाट डिड दे एडवाइज टू डू? टू एडमिट हर टू द स्कूल ऑफ द डेफ, ठीक है। उसको डेफ लोगों के स्कूल में एडमिट करने को कहा था ना एवलिन को। ये फर्स्ट चैप्टर में हमारे एवलिन वाले में द साउंड ऑफ म्यूजिक के। तो टू एडमिट हर टू द स्कूल ऑफ द डेफ। फिफ्थ है, अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डैश, व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइड टू डू? तो म्यूजिशियन ने क्या डिसाइड किया? अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू प्ले हिज इंस्ट्रूमेंट। क्या कोई भी म्यूजिशियन क्या डिसाइड कर सकता है? अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू परफॉर्म सोलो। तो टू से उसको शुरू करेंगे, ऑलराइट। फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खां, find the words and phrases that match these definitions and write them down. The number of the paragraph where you will find the words, phrases has been given for you in brackets. All right? तो ये देखते हैं हम ये कैसे हो जाएगा। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन में ये नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पार्ट इसका, ये देखते हैं हम।
द होम ऑफ रॉयल पीपल, इसमें पैराग्राफ जिस भी पैराग्राफ में दिया हुआ है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो द होम ऑफ रॉयल पीपल इज कॉल्ड द रॉयल रेजिडेंस। आप फर्स्ट पैराग्राफ में वो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, वो रॉयल रेजिडेंस है। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, इसको क्या कहते हैं, अकेले होने वाले उसको। ये किस पैराग्राफ में, फिफ्थ पैराग्राफ में। सॉलिट्यूड लिखा हुआ है, SOLITUDE, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, SOLITUDE, ठीक है, ये डी, सॉलिट्यूड। दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। ऑलराइट, अब देखते हैं थर्ड क्या है। अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये सेकेंड पैराग्राफ में है। एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट, द पार्ट, अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, उसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट। तो इसके पहले एन लगा हुआ है, AN, एन, क्योंकि वॉवेल से है। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जो बहुत ज़रूरी है, उसको इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट बोलते हैं। फोर्थ है टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ठीक है, ये देखिए, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मतलब बदलाव करके कुछ नई चीज बनाना जो पहले नहीं की गई है, उसको इम्प्रोवाइज कहते हैं। विदाउट मच एफर्ट, ये 13th पैराग्राफ में है। विदाउट मच एफर्ट, एफर्टलेसली, ये लिखा हुआ है। क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, ये पैराग्राफ 9 में है, ये हो जाएगा थिक या फास्ट, ये दोनों दिए हुए हैं आपके 9th पैराग्राफ में, थिक या फास्ट। अब देखते हैं, ये हमारा टिक द राइट आंसर, ठीक है। व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट रिमेन्स, कोई चीज़ अगर रिवाइव हो जाए, तो यहाँ रिवाइव का मतलब अगर आपको पता है तो ये आप आराम से कर लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट रिमेन्स, अगर कोई चीज़ रिवाइव होती है तो इट लिव्स अगेन, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, व्हेन अ गवर्नमेंट बैन समथिंग इट वांट्स इट, तो बैन जब कोई चीज़ की जाती है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इट वांट्स इट स्टॉप्ड, ठीक है। अब देखते हैं, व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इसका मतलब कोई चीज़ अगर ऑस्पिशियस का मतलब कोई चीज़ शुभ हो, तो उसको क्या किया जाता है, वेलकम्ड, ठीक है, ये इस पे टिक लगा दीजिएगा। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, अगर हम कोई चीज़ ले लेते हैं तो उसको बोरिंग पाते हैं या इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, ठीक है। व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर, कोई चीज़ अगर आप रेप्लिकेट करते हैं तो यू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम। किसी चीज़ को कॉपी अगर कर रहे हैं यानी कि वो पहले हो चुकी है, तभी तो फर्स्ट टाइम तो होगा नहीं, वो कम से कम सेकेंड टाइम होगा या उससे ज़्यादा बार हो सकता है। व्हेन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग इट इज़ स्टिल अपसेटिंग या नो लॉन्गर अपसेटिंग, अगर आप किसी चीज़ को मान जाए तो वो आपको अपसेट करेगी नहीं, इट इज़ नो लॉन्गर अपसेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द साउंड ऑफ शहनाई इज ऑस्पिशियस, द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ शहनाई इज यूजुअली हर्ड एट मैरिजेस, ये हम कर रहे हैं डिक्शनरी वर्क, ये भी अपन कर लेते हैं। द एडजेक्टिव ऑस्पिशियस कैन अकर ओनली आफ्टर द वर्ब be as in the first sentences और बिफोर अ नाउन एज इन दी सेकेंड। तो ऑस्पिशियस किन किन जगहों पे यूज हो सकता है, या तो वर्ब के पहले या नाउन के बाद, शहनाई के बाद या ऑस्पिशियस साउंड से पहले, दो जगह यूज हुआ है ना, एक बार वर्ब से पहले एक बार नाउन के बाद। तो ये बता रहा है कि ऑस्पिशियस वर्ड ऐसे दो ही जगह पे यूज हो सकता है, या तो वर्ब से पहले या नाउन के बाद। द एडजेक्टिव ऑस्पिशियस कैन ऑकर आफ्टर वर्ब बी एज इन फर्स्ट सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस जैसे वर्ब के बाद आया है पहले सेंटेंस में और नाउन से पहले आया है, साउंड से पहले आया है, ठीक है। ये एक और नेक्स्ट सेंटेंस दिया, उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड, वी कैनॉट से दी ओवरजॉयड मैन। तो आगे हम इस सेंटेंस को पूरा ऐसे नहीं लिख सकते, उस्ताद फयाज खान वॉज दी ओवरजॉयड मैन, नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं।
क्योंकि ओवरजॉयड सिर्फ नाउन के बाद ही आ सकता है, ठीक है, पहले नहीं आ सकता। लुक एट दीज एंट्रीज फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए कि कैसे डिक्शनरी देखते हैं, कैसे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में। तो मेरे ख्याल से आप सबको आती होगी। आगे इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। लुक एट दीज एंट्रीज फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 2005। ये नॉर्मली अपडेट होती रहती हैं, तो 2005 के समय ये लिखा गया होगा, तो 2005 से क्वेश्चन उठाया गया है। ये उसका एडजेक्टिव ओनली बिफोर नाउन कैसे यूज करते हैं, इस बारे में आप सारा पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हैं। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो जैसे पहला कर दिया गया है, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब हमने समझा है ना, दैट विच कैनॉट बी लेफ्ट। किसी चीज़ को जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, वो इंडिस्पेंसिबल होता है। तो ये जो चीज़ है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब, ये क्रिया के पहले और बाद, वर्ब के पहले और बाद दोनों यूज कर सकती हैं। ही इज एन इंडिस्पेंसिबल मैन, ठीक है। ये वर्ब और वर्ब के पहले, द इंडिस्पेंसिबल मैन गॉट अवे विद हिज रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। तो ये वर्ब के पहले और बाद दोनों में आ सकती है। आइए आगे के देखते हैं। तो सेकंड इसका है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड के बारे में देखते हैं। इम्प्रेस्ड कब यूज हो सकता है, इम्प्रेस्ड कब यूज हो सकता है, और इनके सेंटेंसेस भी बनाने। यूज द वर्ड्स इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस इन योर ओन। तो हम दोनों साथ साथ करते हुए चलेंगे। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड सिर्फ यूज हो सकता है बिफोर, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब। तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। और इसका सेंटेंस बना देंगे, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। सिंपल सेंटेंस बना दिया, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, ठीक है। तो ये बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब यूज हो सकता है। अफ्रेड, अफ्रेड जो है वो सिर्फ आफ्टर द वर्ब यूज होता है, क्रिया के सिर्फ बाद ही यूज हो सकता है। आई एम वेरी अफ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आउटडोर। आउटडोर कब यूज हो सकता है, आउटडोर आपका यूज हो सकता है तो ये आउटडोर जो वर्ड है, ये नाउन से पहले भी यूज होता है। ये यहाँ पे आउटडोर जो वर्ड है, ये नाउन से पहले भी यूज होता है और आफ्टर द वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। ये आ जाएगा आफ्टर दी वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। सिर्फ आफ्टर, ये ध्यान रखिएगा। बिफोर दी वर्ब, बोथ बिफोर एंड आफ्टर दी वर्ब लिखा है ना, ये सिर्फ आफ्टर दी वर्ब यूज होता है, AFTER, ठीक है। आफ्टर लिख दीजिएगा आप। इसके बाद है पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब पैतृक। पैटर्नल कहाँ यूज होता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब और नाउन से पहले भी, ये दोनों में टिक लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद है काउंटलेस, ठीक है। काउंटलेस कहाँ यूज होता है, सिर्फ नाउन से पहले। द काउंटलेस देयर वर काउंटलेस आइटम्स इन दी बॉक्स। ये सिंपल सेंटेंस, आप जो भी सेंटेंस इसके साथ बनाइएगा ना, वो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बनाइएगा। ये लास्ट है प्राइसलेस, तो ये आपका यूज हो जाएगा सिर्फ जो है आपका आफ्टर द वर्ब। ऑलराइट, प्राइसलेस जो वर्ड है, वो आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसकी पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी। तो प्राइसलेस का सिंपल सेंटेंस क्या बना सकते हैं, द प्राइस ऑफ माई शर्ट, नहीं, माई शर्ट इज प्राइसलेस, या दिस इज अ प्राइसलेस आइटम, ठीक है। तो ये सिर्फ आफ्टर, वर्ब के सिर्फ बाद ही यूज होता है। आपको सिंपल सेंटेंस, कोई भी वर्ड, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, तो पहले दिमाग में एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, उसको लिख लीजिए, फिर उस वर्ड की पोजीशन देख लीजिए कि वो कहाँ आ रहा है। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे प्राइसलेस का मैंने बताया ना, माई शर्ट इज प्राइसलेस, तो ये सिर्फ वर्ब के बाद ही यूज हो रहा है। आप सेंटेंस बनाएंगे, आप देखेंगे उसकी पोजीशन क्या है, उसके बाद टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको सॉल्व करने का ये ट्रिक है। नेक्स्ट है स्पीकिंग।
इमेजिन द फेमस सिंगर किशोरी अमोनकर, ये हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट। ऑलराइट, इमेजिन द फेमस सिंगर किशोरी अमोनकर इज गोइंग टू विजिट योर स्कूल, ये आपके स्कूल में विजिट करने आ रही हैं। You've been asked to introduce her to the audience before her performance. How would you introduce her? Here is some information about Kishori Amonkar you can find on the internet. Read the passage and make the notes of the main points about her parentage, the school of music she belongs to, her achievements, her inspiration, awards. तो ये किशोरी अमोनकर के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको ये सारा डिक्टेट करना तो ठीक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। इसकी सिंपल, और इन चीज़ों के बारे में बताना है, ये ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करना है। आपके स्कूल में आई हैं, आपको ये काम मिला है, आप माइक आपके हाथ में है और आपको इनको इंट्रोड्यूस करना है। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, अपना नाम बताएंगे। आई एम सो एंड सो, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी फेमस सिंगर मिस किशोरी अमोनकर एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। अब दैट से शुरू करेंगे उनके पेरेंटेज के बारे में। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा कि वो कहाँ पैदा हुई, उनके माता पिता कौन थे, और पेरेंटेज इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर द स्कूल ऑफ म्यूजिक शी बिलोंग्स टू, फिर पेरेंटेज, पहले किस परिवार से हैं, क्या उनका ख़ानदान है, उसके बाद कौन से स्कूल ऑफ म्यूज़िक, किस स्कूल ऑफ म्यूज़िक को वो बिलोंग करती हैं, ये सारे इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो एक एक चीज़ें करके, ये मैंने सीक्वेंस बताया। उसके बाद इसको क्लोज कैसे करेंगे? शुरुआत हमने किया हेलो फ्रेंड्स आई एम सो एंड सो, इसको क्लोज कैसे करेंगे? इट वॉज आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस फॉर हियरिंग मी आउट एंड प्लीज़ क्लैप योर हैंड्स टू वेलकम मिस किशोरी अमोनकर। बाकी उसके बाद लास्ट में ऑडियंस को कहते हैं ना कि आप तालियां बजाइए गेस्ट के लिए, तो ऐसे क्लोज करेंगे और लास्ट में थैंक यू। ऑलराइट, ये काफ़ी अच्छी किशोरी अमोनकर काफ़ी फेमस सिंगर थी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं हम इसके। यूज़ योर नोट्स ऑन किशोरी अमोनकर टू इंट्रोड्यूस हर टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। यू मे यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब देखिए, ये एक अलग तरीका है, इमेजिनरी ऑडियंस। स्कूल में एक फॉर्मल तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का, ये और इमेजिनरी ऑडियंस या जो फॉर्मल ऑडियंस नहीं है उनको कहाँ से शुरू करेंगे? आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस मिस किशोरी अमोनकर, वहाँ से शुरू कर देते हैं सीधे सीधे। आई एम ऑनर्ड, ये लिखने का, बोलने का बढ़िया तरीका है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। और ये पूरा पैराग्राफ, आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस मिस किशोरी अमोनकर हु इज़ अ वेरी फेमस सिंगर ऑफ इंडिया, हर अचीवमेंट्स आर सो एंड सो, वही पेरेंटेज के बारे में, स्कूल ऑफ म्यूज़िक के बारे में, उनके सॉन्ग्स के बारे में, कौन कौन से सॉन्ग्स गाए हैं उन्होंने, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आई एम ऑनर्ड से शुरू करना है इसको। राइटिंग में है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, सेज एवलिन ग्लेनी। You have now read about two musicians, Evelyn Glennie and Ustad Bismillah Khan. Do you think they both worked hard? Where did they want to go? तो ये जो लिखा है कि अगर आप ये जानते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है और आप डिटरमाइंड है, आप दृढ़ निश्चित है, तो आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये पूछ रहा है कि क्या एवलिन गनी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तो अब आपने पढ़ ली, तो क्या आपको लगता है कि वो दोनों बहुत मेहनती थे और कैसे? आंसर दिस क्वेश्चंस इन 2 पैराग्राफ्स, वन ऑन ईच ऑफ द 2 म्यूजिशियंस। तो दोनों म्यूजिशियंस के बारे में लिखना है। एवलिन गनी के बारे में लिखेंगे यस शी न्यू वेयर टू डू, वो कहाँ जाना चाहती थी, वो अपने डेफ होने के बावजूद म्यूज़िक सीखना चाहती थी। उसने अपने कानों की जगह अपने बॉडी को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। उसके बाद उसने ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म किया, फिर सोलो परफॉर्मेंसेस दुनिया भर में दी, हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, यंग म्यूजिशियंस को, ये हार्डवर्क का ही सबूत है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिख देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में क्या बताएंगे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक छोटे से गांव डुमराव में थे। वहाँ पे वो लड्डू पाने के लिए वहाँ के राजा लड्डू देते थे ना, तो वो म्यूज़िक बजाते थे। ही यूज टू प्ले शहनाई इन द टेम्पल और उनको इनाम मिलता था। तो हार्ड वर्क। उसके बाद वो अली बख्श अपने मामा के साथ टेम्पल में जाते थे, रोज़ जाते थे, घंटों उनको बजाते हुए देखते थे। फिर गंगा के किनारे गंगा की वेव्स को देखते हुए बजाते रहते थे। उन्होंने नए नए राग डेवलप किए जो कि असंभव माने जाते थे कि वो नहीं बजाए जा सकते, उनमें इम्प्रोवाइज़ किया और उनको क्लासिकल स्टेज पे ले आए शहनाई को। तो ये सेकंड पैराग्राफ में पूरा हम
लिख देंगे। ऑलराइट, ये देखिए बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया हुआ है। Whenever you see darkness, there is extraordinary opportunity for the light to burn brighter। जब भी कोई दिक्कत हो, extraordinary darkness, ये चलिए एक सिंबॉलिक वे में दिया हो कि अगर बहुत अंधियारा है तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है एक छोटा सा दिया जलाने का, आप फेमस हो जाएंगे, आप बहुत प्रकाश कर सकते हैं जितना ज़्यादा अंधेरा रहेगा। लेकिन जीवन में इसका क्या मतलब है, अगर जितनी ही तकलीफें आती हैं, इसका मतलब है आपके पास उतना ही बड़ा मौका है। जब बहुत ज़्यादा तकलीफें हों तो आपके पास मौका भी बहुत ज़्यादा होता है कि आप छोटा सा काम करके आप चीज़ों को अपने काबू में कर सकते हैं। ये देखिए विंड नेक्स्ट है आपका, ये हम आ गए यहाँ पे विंड। विंड कम सॉफ्टली, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। तो जब हवा बहती है बहुत तेज़ी से तो बहुत नुकसान करती है, तो अब हम उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो विंड को क्या कह रहा है ये, विंड कम सॉफ्टली, धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स। ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। इनमें कौन सी चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी बहुत ज़्यादा नहीं है। विंड से प्लीड कर रहा है, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि डोंट कम, सब शुरुआत में ही लिखा है ना कि जब हवा तेज़ बहती है तो बहुत नुकसान करती है। तो विंड से हम क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्होंने लिखा है। ये किसने लिखा हुआ है, सुब्रमण्यम भारती ने। ये तमिल की एक पोएम थी और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ट्रांसलेटेड जो पोएम्स होती है वो सिंपल सेंटेंसेस में ही नॉर्मली होती है। ओरिजिनल अगर तमिल में होती तो हम पढ़ नहीं पाते, पर इंग्लिश में है तो इसमें राइम नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ग्लॉसरी में देखिए क्या है, मेकिंग फन ऑफ, पोकिंग फन का मतलब, पोक का मतलब होता है खोदना, तो पोकिंग फन इसका मतलब है मेकिंग फन ऑफ। रैफ्टर्स, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, जो आपके छत के नीचे जो बड़े बड़े लाइनें बनी होती हैं ना जो सपोर्ट करती हैं, उनको रैफ्टर्स कहते हैं। जो लकड़ी के मकान बनते हैं ना उनमें एक सबसे मोटी सी लकड़ी होती है जो किनारों पे लगी होती है, बीच में लगी होती है, उनको राफ्टर कहते हैं। जो हमारी ये जो सीमेंट की छतें बनती हैं इसमें भी बीम लगती है, पर वो सेम सीमेंट की होती है, वो उससे ज़्यादा मजबूत होती है जो कि उसको आधार देती है, ठीक है, उसको राफ्टर बोलते हैं। विनो, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ shaft, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। गांव में इस चीज को क्या बोलते हैं, विनो करना, दौरी करना जानते हैं ना, हवा में ऐसे करते हैं, घास फूस अलग हो जाती है, उसके भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है, तो उसको विनो करना कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। थिंक अबाउट द पोएम, व्हाट आर द थिंग्स विंड डज इन दी फर्स्ट स्टैंजा। तो पहले स्टैंजा में हवा क्या क्या करती है, तो जो कर रही है ना, विंडो के मत तोड़ो, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे इसमें। एक बहुत इजी, आप ऊपर जैसे ही पैराग्राफ पढ़ेंगे जो जो चीज़ों के बारे में लिखा है कि विंड मत करो, यानी कि वो करती है तभी कहा गया है ना कि मत करो। हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन, आपने किसी को दौरी करते देखा है। विनो ग्रेन, विनो का मतलब समझ गए ना, एट होम और इन पैडी फील्ड। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, बता ही दिया है हमने। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, क्या क्या यूज करते हैं विनोइंग के लिए, बड़ा फैन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जब हवा बह रही हो अच्छी तेज तो हो सकता है बड़ा फैन यूज कर सकते हैं। अलग अलग चीजें जो भी आपने देखी है उनको लिख दीजिएगा आप। वॉट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, तो विंड के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें लिखी हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप विंड से। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। ये सारी चीज़ें लिखी है ना, तो इन चीज़ों को आप इसमें सारा आंसर कर देंगे। What does the poet speak to wind, in anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? तो क्या जैसे पोएट बोल रहा है, कभी विंड के साथ मजाक कर रहा है, कभी गुस्से में भी उसने विंड को बहुत सारी चीज़ें बोली है ना कि विंड ये मत करो वो मत करो, अपने घर मजबूत कर लेंगे। तो जो पोएट इसमें सोच रहा है, क्या आपकी भी वही ख्याल है, आप क्या सोचते हैं कि विंड से दोस्ती करना ज़्यादा सही रहेगा या अपने घर मजबूत कर लो, अपने
विंड पे गुस्सा करके कोई फायदा मिलेगा या अपना काम ठीक करके कोई फायदा मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो अपना घर ठीक करके फायदा मिलेगा, अपनी चीजें स्ट्रांग कर लोगे। विंड तो अपनी स्पीड से चलेगी। विंड गॉड है, जो हवा देव, पवन देव जो हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। उनको कभी तेज चलना है, कभी धीरे चलना है, लेकिन हमें अपनी चीजों की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तो आप पोएट से सहमत हैं या नहीं? The poem you've just read is originally in Tamil. Do you know any such poem in your language? तो आप हवा हवा के ऊपर कोई पोएम जानते हैं? मुझे अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में हवा हूँ बसंती हवा हूँ, आपने भी अपनी क्लास में पढ़ा होगा ना, वो लिख दीजिएगा। जिधर चाहती हूँ उधर डोलती हूँ, बड़ी मस्त मौला बड़ी बावरी हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। ये सुनते ही मुझे यही याद आया। तो आप अपनी लैंग्वेज में कोई और भी पोएम अगर आपको आती हो तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका यूनिट 2 ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे हम। थैंक यू।